हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तैयारी शुरू है ना? जोरों शोरों पे है? क्या सुनने में आ रहा है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से डर गए हो? क्यों डर रहे हो भाई? हाँ, मानती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चांसेस हैं कि एग्जाम में आएगा, बट वाई टू फियर व्हेन कोमल मैम इज हियर? हाँ, बट मैम को भी तो मोटिवेशन चाहिए. Please like my videos and subscribe the channel if you are not subscribed it, and if do tell others as well. चलिए फटाफट चैप्टर पढ़ते हैं. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. धरती के ऐसे हिस्से में जाना, एंटार्क्टिका जो साउथ पोल के पास है, इट इज अराउंड साउथ पोल, और ये जानना कि हमारी धरती किस कंडीशन में है. क्या हम सचमुच में उस पर इतनी एनक्रोचमेंट कर बैठे हैं कि वो जख्मी हो रही है, वो तकलीफ में है, और जब कोई चीज तकलीफ में होती है तो उसका भार हमें भी सहना पड़ता है. द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी. दिस चैप्टर इज रिटन बाय अ मेड्रॉस बेस्ड पोएट, डांसर एंड अ राइटर. मैं नहीं हूं डांसर. आप तिशानी दोशी जी क्या बात कर रही हैं? ये कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, बट शी हैज गिवन अ रियल अकाउंट ऑफ हर ओन लाइफ. वो खुद कुछ लोगों के साथ जब एंटार्क्टिका की जर्नी का हिस्सा बनी, और जब उन्होंने उस सीरीन पवित्रता को देखा, उस बर्फ की धरती पर जब कदम रखा, तो वो शॉक में रह गई कि इतनी भी खूबसूरत जगह है, और नेचर ने कितना खूबसूरत बैलेंस बनाकर रखा है. एक तरफ इंसान और इंसानों की उस सोच ने, बिना सोची समझी चीजों ने इतना कोहराम मचा रखा, और दूसरी तरफ इतनी प्योर बर्फ वाली पवित्रता, शांति, खूबसूरती. आहा, शी वॉज डम्बस्टक. शायद हम भी हो जाएंगे अगर हम वहां जाएंगे. तो तिशानी दोशी कहती हैं कि चाहे आप नॉर्थ पोल जाएं, साउथ पोल जाएं, दोनों के दोनों जगह दे आर द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. और अगर आपको धरती के आज का, बीते कल का और आने वाले भविष्य के बारे में जानना है, तो एंटार्क्टिका इज द राइट प्लेस टू गो टू विजिट एंड टू सी कि इंसान के हर छोटा नेगेटिव कदम उसे किस कैटास्ट्रॉफ, उसे किस डिजास्टर की ओर ले जा रहा है. पेड़ काटे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स कर रहे हैं, ये वो, मगर वो हमें शायद नाश की ओर ले जा रहा है. हमारे लैंडस्केप, इकोसिस्टम सब खराब और सब तबाह होने की कगार पर है. सो तिशानी दोशी इस चैप्टर के जरिए एक अवेकनिंग, एक एनलाइटमेंट हमें जागरूक कर रही है कि लेट्स ऑल टेक अ फर्म स्टेप एंड डू समथिंग फॉर आवर मदर अर्थ. तो आप सबके सामने ये चैप्टर क्या सिखाता है? दिस चैप्टर सेज लेट्स नॉट यूज द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचर. जरूरत से ज्यादा प्रकृति को खरोंचे ना और उन्हें खत्म ना करें, जख्मी ना करें, क्योंकि हम भी कष्ट में आएंगे. अगर हम नेचर के में इंटरफेयर करेंगे तो फेटल इन डेंजरस कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा. ये मत सोचिए ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ शब्द है. ग्लोबल वार्मिंग डेंजर है, खतरा है, एक थ्रेट है, और हम सब मिलकर अपने ग्रीड को छोड़ के कुछ करेंगे तो हम तभी कुछ कर पाएंगे. On this note, let's start the chapter that is an article journey to the end of the earth. कहानी शुरू होती है इस मोड़ पर जब एक्चुअली स्टोरी पूरी रिवॉल्व करती है एंटार्क्टिका के अराउंड. इसीलिए टाइटल भी ये दिया है, जर्नी. कहाँ की जर्नी? धरती के उस निचले हिस्से पर जहां पर जाकर हमें इतिहास के बारे में पता चले. सो एंटार्क्टिका की तरफ जर्नी शुरुआत करती हैं, और तिशानी दोशी कहती हैं कि मेरी ये जर्नी शुरू हुई करीबन कुछ काफी लंबी जर्नी थी, और वो यही कहती हैं कि मैंने एक रशियन रिसर्च वेसल में अपनी ये जर्नी शुरू की, एकेडमिक शोकलिस की. हम दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे हवादार कॉन्टिनेंट में जा रहे थे, एंटार्क्टिका. और ये जर्नी शुरू करने के लिए 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ गए. और ऐसा नहीं कि बस प्लेन पकड़ा और वहां पहुंच गए. नो, शी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट. इनफैक्ट एवरीवन हैड टू. उन्हें क्या करना पड़ा? 9 टाइम जोन समझ में आता है. अलग अलग जगह क्रॉस करेंगे तो समय बदलेगा. आप यहां से यूएस या दुबई कुछ भी बात करेंगे, आप चेक पॉइंट्स, अलग जगहें हैं, कंट्री हैं, तो चेक पॉइंट्स अलग, वाटर बॉडीज, ओशंस वगैरह अलग अलग, और इकोस्फेयर्स माने पर्यावरण. कई सारे पर्यावरण को क्रॉस कर फाइनली तिशानी दोशी जी पहुंची एंटार्क्टिका औरों के साथ.
और उनकी पूरी जो एंटायर जर्नी थी, आप जानते हैं कितने घंटों का सफर था? 100 hours, I'm sorry. And when she reached there, कहती है वो रिलीफ, वो शांति जो मैंने महसूस की, शायद मैं शब्दों में नहीं बता सकती. आई वॉज वंडर स्टक टू सी द इमेंस प्लेस, द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. आप जानते हैं ये एकेडमिक शोकलिस की या फिर ये जो प्रिजर्व्ड पार्ट में जाने का डिसीजन था, ये किसने लिया था? ये स्टार्ट किया था जियोफ ग्रीन ने, एक कैनेडियन ने. A gentleman called Geoff Green, he started a student on ice program because उनका मकसद था कि उन बच्चों को जो देश के भविष्य है वो सब ये जाने कि एक्चुअली हम अपनी धरती माँ को बचा कैसे सकते हैं. What all should be done to save our mother earth from dying in fact life. So ये हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ स्टार्ट किया और इसी एक्सपीडिशन, उसी जर्नी का हिस्सा है हमारी तिशानी दोषी. तो शी सेज कि मैं अमेज्ड थी, वंडर स्ट्रक थी इसकी इमेंसिटी, इसके इतने बड़े साइज को देखकर. कहते हैं ना, जब खाली चीज होगी तो बड़ी तो लगेगी ही लगेगी. तो कहते हैं कि ये सोच के हैरान थी कि पहले अंटार्कटिका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ही मास का टुकड़ा थे. ऑफ कोर्स देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स के बदलने हिलने की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब एक ही मास का टुकड़ा थे जिसको कहते हैं गोंडवाना. चलिए उस इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री को खोलते हैं और देखते हैं कि इतिहास में क्या छुपा है. बहुत कुछ छुपा है और डरने की बात नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ी सी समझ चाहिए. आप जानते हैं 65 करोड़ साल पहले की बात है ये. कितना बड़ा टाइम पीरियड बता रही हूं. तब गोंडवाना एग्जिस्ट करता था. देखिए लिखा है साफ साफ किताब में, एंटार्कटिका तब एक जायंट एमलगमेटेड फॉर्म था, माने एक मिक्सचर था, एक बहुत बड़ा सा पत्थर, टीला, कुछ भी मान लेते हैं, वो था जिसे गोंडवाना कहते थे. सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट सराउंडेड एंटार्कटिका. तब ना इंडिया थी, ना साउथ अमेरिका थी, ना कुछ और था, सिर्फ गोंडवाना एग्जिस्ट करता था. और कितने साल रहा गोंडवाना? 500 मिलियन ईयर्स तक वो जिंदा रहा, थ्राइव करता रहा. माने उस पर जो भी प्रजाति, जीव जंतु जो भी थे उस समय, वो तब तक थे. माने गोंडवाना का जीवन 500 मिलियन था. तब इंसान नहीं आए थे धरती पर, डायनासोर्स का टाइम था, वार्मर टेम्परेचर था, फ्लोरा फौना जो स्पीशीज थे वो भी बहुत अलग अलग थे. और ऐसे टाइम पर वेदर कंडीशंस क्या थी, क्या कुछ था, वो हमें नहीं पता और शायद वही जानने की कोशिश हो रही है. इवेंचुअली धीरे धीरे वेदर कंडीशंस चेंज हुई, जो मैंने पहले बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से. और एंटार्कटिका मतलब ये गोंडवाना फट गया, टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया और आज जो हम दुनिया देखते हैं, माने वर्ल्ड देखते हैं, मैप देखते हैं, उसका जन्म हुआ. मतलब इट वॉज सेपरेटेड इनटू वेरियस कंट्रीज, इधर उधर इधर उधर. आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप या आप देख सकते हैं ग्लोब को, तो वो ग्लोब जो आज जन्म दिया वो उसकी वजह से. कहता है क्यों अंटार्कटिका जाना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अंटार्कटिका जाकर हम अपने आज को, बीते कल को और आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, कहीं वो तो खतरे में नहीं है. और कहते हैं क्या इंपॉर्टेंट है? ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं. क्या है ये कॉर्डिलियन फोल्ड्स, क्या है ये प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट शीट्स, मतलब क्या है? चेन ऑफ माउंटेन्स है. और ये प्री कैम्बेरियन क्या है? मतलब वो समय जब दैट समय बिफोर द डिपोजिशन ऑफ रॉक्स, पत्थरों के डिपोजिशन से पहले. तो ही सेज कि आप सोचिए 1 मिलियन साल में कितना बड़ा फर्क आया है. इमेजिन करिए क्या हुआ होगा, इंडिया ने पुश किया नॉर्थवर्ड और वो हिमालय बन गया चोटी पर. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक तरफ हो गए. अब जब सब अलग तो वो जगह खाली, एंड दैट स्पेस, वहां पे क्या हुआ? ड्रेक पैसेज खुला और एंटार्कटिका आ गया बिल्कुल नीचे, ठंडा, बर्फीला और इंसानों से, मतलब इंसानियत या इंसान कोई भी नहीं था वहां पर. एक स्पेशल, हाँ ऑफ कोर्स कुछ जीव जंतु, फ्लोरा फौना थे. तिशानी दोषी कहती है मुझ जैसे इंसान के लिए जो एक सूर्य देवता की पूजा करने वाले साउथ इंडियन हूं भाई, मैं हमेशा गर्मी में रही हूं. सोचिए मेरे लिए वो सोचना भी कितना कपकपी छोड़ देने वाला था. और शायद बॉडी को भी, सर्कुलेटरी सिस्टम, मेटाबॉलिक, मतलब सोच के परे है. बट देन ऐसा लगा वहां जाते ही कि मैं एक ऐसी पिंग पोंग बॉल, एक बड़ी सी बॉल के अंदर हूं जो कि इंसान की बनाई कोई भी चीज से दूर है.
ऐसा लगता है ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर सोच और नजरिया ही बदल जाए। आप ऐसा नहीं कि वहां पर आपको क्रिएचर्स नहीं मिलेंगे, आपको माइक्रोस्कोप से लेकर बड़ी बड़ी वेल फिशेस तक, मतलब माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर से लेकर माइटी बिग वेल फिशेस भी मिलेंगी। बट सब कुछ बहुत डिफरेंट है। कह रहे दिन चलता जाता है 24 घंटे तक, और फिर रात। I mean, एकदम शांति है, बस एवलांच हो, कुछ टूटे, तभी उस शांति को, उस पवित्र शांति को ब्रेक करते हैं। कहते हैं इंसान के लिए ये जो सब सिग्नल है ये पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसा साइन मिल जाए हमें पता चले हमें क्या करना है। मतलब माइंड बॉगल हो जाता है जब इंसान एंटार्क्टिका जाता है और उसकी खूबसूरती को देखता है। अब बात करते हैं कि इंसानों ने फ्यूचर को क्या करना है। I mean, इंसान ह्यूमन बींग्स का इंपैक्ट क्या है। कहते हैं ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ये सिर्फ 12,000 साल पुरानी है, और अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक देखें तो ये तो चिंदू सा है, I mean, माइन्यूट सा है। इतने छोटे समय में हमने कितनी बर्बादी फैला दी है, कितने शहर, गांव, ये वो सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एट हाइट्स, और इस रैपिड इंक्रीज से हमारी पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है, हम औरों की जगह ले रहे हैं, और स्पीशीज की जगह ले रहे हैं, उनकी स्पेस को खाली, मतलब उनकी स्पेस को निगलते जा रहे हैं, और इन सब चीजों से हमारा ही नुकसान हो रहा है। एंड व्हाट डज शी सेज, कहते हैं नेचर रिसोर्सेज तो बराबर है, I mean, रिसोर्सेज तो उतने हैं, आज यूज कर लो, कल यूज कर लो, मिलकर यूज कर लो, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बढ़ता चला जा रहा है, ये स्लोली ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहा है और हमारी मौत का आगाज कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो क्लाइमेट एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इससे क्या होगा, क्या हो पाएगा। I mean, वो पूछती है कि क्या सच में गर्ल, I mean, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा सवाल क्यों है। ऐसा लगता है कि क्या हम मर जाएंगे, क्या हम वूली राइनोस की तरह, डायनासोर्स की तरह खत्म हो जाएंगे, या हम बचेंगे। पता नहीं क्या होगा, बट एंटार्क्टिका जाकर, उस पवित्र जगह जाकर शायद हम उस बर्फ में छुपे कार्बन रिकॉर्ड्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल से ये जान पाए कि धरती का पास्ट क्या था, ताकि उस चीज से हम आने वाले भविष्य को सुनहरा बना पाए। अब स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम की बात करते हुए तिशानी दोषी कहती हैं ये प्रोग्राम एंटार्क्टिका जाने की एक एम के साथ पैदा हुआ, और ये ऑथर ऑन दिस प्रोजेक्ट जो थे, मतलब वो कौन सी शिप पे बैठे, एकेडमिक शोकलिस की। और ये जो शिप है ये स्टूडेंट्स को लेकर, पहले स्टूडेंट्स को लेकर नहीं गई थी, बट ये बाद में स्टूडेंट्स को लेकर गई। बट देन इनिशियली ये जो कनाडा के जियोफ ग्रीन जेंटलमैन है, ये सेलिब्रिटीज को, रिच लोगों को लेकर गए, मगर उनको उनसे ले जाकर कोई रिजल्ट नहीं मिला, बिकॉज दे वर नॉट द पॉलिसी मेकर्स और द changers or the youth of life. Finally, he took the students of the young students, the youth, क्योंकि वही है जो अपनी चेंज से इस दुनिया को बदल सकते हैं। तो जियोफ ग्रीन जो सेलिब्रिटीज और रिटायर्ड लोग को लेके गए थे, उन्होंने अपने डिसीजन को बाद में बदला, एंड ही टुक अ सेकेंड ट्रिप एंड ही टुक स्टूडेंट्स विद इट। अब आप यही सोचेंगे कि अगर आप वहां होते तो वो सब क्या होता। तो कहते हैं कि आप शायद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे उस जगह को देखकर। कहते हैं घर में बैठकर ये सोचना बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत आसान है, बट वहां जाकर उसके रेपरकशंस को देखना और समझना कि हे भगवान, क्या हम सच में मौत की ओर भाग रहे हैं, सच में ग्लोबल वार्मिंग का डर सच्चा है, ये सोच के आत्मा तक कांप जाएगी। ऐसा तिशानी दोषी कहती है। कहती है एंटार्क्टिका जाकर उसके पर्यावरण को देखना, सिंपल इकोसिस्टम, वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, बट वो जगह परफेक्ट है ये समझने के लिए, ये सीखने के लिए कि किस तरह हमारा एनवायरनमेंट जख्मी हो रहा है या नुकसान में आ रहा है। एक छोटी सी बात उन्होंने की फाइटोप्लैंक्टन की, है छोटी मगर बहुत काम की है। देखिए हम सब ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। वो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, दीज आर द ग्रासेस ऑफ द सी, जो नरिश करती है, माने सदर्न ओशन की फूड चेन को चलाए रखने में, बनाए रखने में मदद करती हैं। ये एक सिंगल सेल प्लांट है, और ये सूरज की एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं, और
और साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ऐसे ही, कहते हैं ना साइकिल का एक पुर्जा गया साइकिल टूटेगी, तो कह रहा अगर ऐसे ही बर्फ पिघलती रही, डिप्लीट, ओजोन लेयर डिप्लीट होती रही, फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज कम हो जाएंगी और इन सब चीजों से मरीन एनिमल माने जो प्रजाति माने पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं वो मरेंगे, वो अफेक्ट करेंगे, साइकिल टूटेगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो एक छोटी सी सीख देते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन से हमें ये समझ में आता है कि आप छोटी चीज का ध्यान रखो, बड़ी चीज तो अपने आप सेंट्रलाइज हो जाएगी। I mean, let everyone take a small step and do something for saving our earth. कहती है मैं वहां रही और उसके बाद फिर से मैं बहुत सारी यादें लेकर आई और वापस आए, बट जब हमारी शोकलिस्की वहां पर उस आइस पे फंस गई तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि दे विल टर्न, और हम वहां उतरे और हम 52 के 52 लोग जब वहां उतरे उस सफेद धरती पर, तो वो खुशी, वो इमेंस सेटिस्फैक्शन, जो फीलिंग थी वो अनडिस्क्राइबल है। वो पवित्रता शायद मेरी आत्मा में बस गई। तो शी सेज कि वो बर्फ और उस बर्फ के नीचे 180 मीटर लिविंग सॉल्टी वाटर और उसमें मरीन एनिमल्स, इन द पेरिफेरी कोने में क्रैब ईटर सील्स जो थे वो सूरज की गर्मी ताप रहे थे। सेम एग्जाम्पल देखिए कितना खूबसूरत दिया है कि जिस तरह कहते हैं ना जिस इंसान के पास जो नहीं होता वो उसी के लिए तड़पता है, तो सील्स के पास सूरज की कमी होती है वहां पर, तो वो दे आर सनिंग अंडर इट। लाइक इधर हम इंसानों के यहाँ पे डॉग्स, दे आर स्कैर्ड ऑफ द सन गॉड, और वो पेड़ ढूंढते हैं, पेड़ की छांव ढूंढते हैं राहत पाने के लिए, विच मीन्स कनेक्शन सेम है। कुछ बात यहां कुछ बात वहां हम अगर जोड़ेंगे तो इतिहास सेम है, माने बात सेम है कि जो नहीं है वो कीमती होता है। ठीक उसी तरह 9 टाइम जोन, चेक पॉइंट, 3 बॉडी वाटर, कई सारे इकोस्फेयर्स क्रॉस करके मैं वापस पहुंच गई, मगर ये सोचने पे मजबूर कि नेचर ने कितना खूबसूरत बैलेंस बनाया है। बट इतने हफ्ते वहां बिताने के बाद क्या मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि अगर 1 मिलियन ईयर में इतना हो सकता है तो एक दिन का डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता है। मतलब शी इज वंडरिंग कि व्हाट वुड हैपन अगर एंटार्क्टिका दोबारा गर्म जगह बन गई, क्या होगा, क्या हम बचेंगे या मर जाएंगे। और इन्हीं सब सवालों को सोचने में उन्होंने इस कहानी को अंत किया, क्योंकि शी अंडरस्टैंड्स दैट स्टूडेंट्स हैव दैट आइडियलिज्म टू सेव मदर अर्थ, बट हम सबको वो कदम उठाना होगा। था ना आसान चैप्टर? सो व्हाई टू वरी? With this we come to an end of our interesting chapter, Journey to the End of the Earth. जल्दी ही मिलेंगे. Bye for now. God bless you all, my बच्चा पार्टी.